क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बीती शाम लंबा चौड़ा एक तरफा प्रवचन सुनाया। क्या ये प्रवचन, जिसको भाषण कहा जा रहा है, एक आतंकी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का था? क्या इस भाषण ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान आतंक की बोली बोलना नहीं छोड़ सकता है? जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, वैसे पाकिस्तान की आतंक के साथ दोस्ती नहीं खत्म हो सकती है। अगले 1 घंटे आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि 18 मिनट नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के भाषण में एक तरफा अपनी बातें सुनाई। अगले 1 घंटे तक अब पाकिस्तान के सुनने की बारी है। हमने तय किया कि आज हम इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की तमाम वॉइसेस को इकट्ठा करेंगे, अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आज कोई भी मंच नहीं दिया जाएगा। बीते 3 दिन से यह कोशिश थी कि पाकिस्तान को साथ बिठाकर समझाया जा सके, एहसास कराया जा सके कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान जैसे कुत्ते की दुम की तरह है, टेढ़ी की टेढ़ी, नहीं सुधर सकता। और अब तो वो बुरहान वानी में अपना हीरो ढूंढ रहा है। उसको सीमांत गांधी नहीं दिखाई देते हैं, उसको AK-56 के साए में बैठा बुरहान वानी नवाज शरीफ साहब को शांति दूत दिखाई देता है। तो क्या माना जाए, इसीलिए आज का दिन हिंदुस्तान की एक सामूहिक आवाज जो पाकिस्तान को सुननी चाहिए कि क्यों पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अगले 1 घंटे तक नवाज शरीफ के भाषण का हम बखिया उधेड़ेंगे, उसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि किस हद तक जाकर नवाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान और भाषण देकर लौटे हैं। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले हम आपको आज का सवाल बता दें, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का इंतजार है कि क्या नवाज शरीफ के भाषण ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकी देश है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने जवाब हमको भेजें, #HTP और #आतंकी देश पाक के जरिए भी आप ट्विटर हैंडल IBN खबर के वहां पर अपनी राय भेज सकते हैं, और फेसबुक पेज हमारा IBN 7 का है, उस पर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा इस शो के दौरान। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम पाकिस्तान के पहले झूठ और नवाज शरीफ के पहले झूठ की यहां पर सच्चाई सामने रखना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के सामने नवाज शरीफ, जिनका नाम नवाज शरीफ है लेकिन शराफत उनमें जरा भी नहीं है, और नवाज क्या, उनको तो सलीम खान साहब कहते हैं कि ये बेनवाज है। पूरी दुनिया के लोगों के सामने उन्होंने एक के बाद एक कई झूठ बोले, ऐसे झूठ जो दुनिया जानती है और मानती है, लेकिन नवाज शरीफ बोलते रहे किसी रटे हुए तोते की तरह। हम उनके झूठ पर बहस करेंगे। तमाम मेहमानों का मैं आपसे कह चुका हूं कि परिचय भी कराऊंगा। हर झूठ का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे और यह बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ दुनिया को बरगलाने की कैसे कोशिश करते हैं। एक देश के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि सेना की कठपुतली के तौर पर नवाज शरीफ बोल रहे थे। सबसे पहले आप सुनिए नवाज का सबसे बड़ा झूठ, और वो इस झूठ को बोलते हुए ये भूल गए कि इससे वो खुद को, यानी अपने मुल्क को, एक आतंकी देश साबित कर रहे हैं। सुनिए नवाज शरीफ का ये पहला झूठ। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris. ये शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल रहे थे एक राष्ट्र के मुखिया के तौर पर। लेकिन सुनिए एक बार फिर भारत के आतंकी बुरहान वानी को ये शांति दूत बता रहे हैं।
Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. नवाज शरीफ बुरहान के लिए वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे शब्दों का आतंकी हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन या अजहर मसूद करता है। अब देखिए जरा, जिसे नवाज शांतिदूत और कश्मीर का युवा नेता कह रहे हैं वो कैसा था। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का स्वयंभू कमांडर था। वो लोगों की जान लेता था। कश्मीर के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर लाने के लिए उन्हें बरगलाता था। उसे AK-47 का शौक था। बंदूकों के साथ वो खिलौनों की तरह खेलता था। पाकिस्तान में ये आम हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं। और इसीलिए बुरहान वानी है नवाज के लिए शांतिदूत और युवा नेता। बुरहान की सच्चाई उसकी तस्वीरों में देख सकते हैं आप। अब जरा उसकी बोली भी सुन लीजिए। ये जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो कि पुलिस और आर्मी के फार्मर्स बन चुके हैं, उनके लिए हम आखिरी वार्निंग देते हैं कि वो बाज़ आए, वरना वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहें। शांति दूत बुरहान वानी नौजवानों को धमकी दे रहा है कि गोलियों से उड़ा देंगे, खुद गोलियों के बंदूकों के साए में बैठकर। बुरहान वानी नवाज शरीफ को शांति दूत दिखाई देते हैं, जैश का स्वयंभू कमांडर, एक आतंकी। हैरत की बात है कि सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को भूल जाते हैं नवाज शरीफ। सीमांत गांधी उनके अपने देश के नायक ही नहीं बल्कि दुनिया के नायक के तौर पर उभरे थे। भारत भी सीमांत गांधी की उतनी ही इज्जत करता था जितना पाकिस्तान के नुमाइंदे। लेकिन नवाज शरीफ को सीमांत गांधी नहीं, नवाज शरीफ को बुरहान वानी में शांति दूत नजर आता है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ किस हद तक गिर चुके हैं, नवाज शरीफ किस हद तक अपनी सेना की भाषा बोल रहे हैं। ये पोस्टमार्टम आगे भी जारी रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं, एक रिएक्शन हम उनसे लेंगे। आगे भी शो के दौरान बहुत से झूठ हम एक एक कर कर उसकी बखिया उधेड़ेंगे। मेहमान का परिचय सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अपोजिशन की पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। और दो एक्सपर्ट्स हैं, विवेक काटजू जी पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय में, और RSN सिंह साहब पूर्व अधिकारी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रॉ के अधिकारी। आप सबकी एक राय सबसे पहले मैं 30 सेकंड्स में जानना चाहूंगा। काटजू साहब, जिस मुल्क का चेहरा बुरहान वानी हो, शांति दूत हो, जिसके ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस हो, जो खुलेआम बंदूकों के साए में रह के प्रवचन देता है, उसको शांति दूत बताकर क्या साबित करना चाहते हैं नवाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही गलती करी है। अब बुरहान वानी को एक यंग लीडर बता के ये कह के कि एक कश्मीर में जो भी आजकल एजिटेशन चल रहा है वो पीसफुल है, यानी शांतिपूर्ण है और पॉपुलर है, उन्होंने गलती करी है। लेकिन एक बात पे मैं आपसे असहमत हूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूं, कश्मीर के मामले में नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की सेना में कोई फर्क नहीं है। नवाज शरीफ के 2 चेहरे हैं। एक चेहरे में वो सेना से थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ कुछ व्यापार बढ़े, भारत के साथ जहां पर पाकिस्तान का लाभ है वहां पाकिस्तान का लाभ हो। लेकिन दूसरा चेहरा उनका है कश्मीर का, और कश्मीर में अब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही बहुत ही कठोर रुख अपनाया है। यहाँ तक कि जो सेना का रुख है वो उनका अपना रुख है। तो ये हमारा अपना समझना कि सेना की कश्मीर के मामले में एक किस्म से कठपुतली बन के रहे हुए हैं, उसको मैं गलत समझता हूँ। हमें हमेशा मान के चलना चाहिए कि नवाज शरीफ बहुत ही चतुर नेता हैं और वो अपने फायदे के लिए भारत से रिश्ते जरूर चाहते हैं जहां सेना उनकी सेना सहमति नहीं देती है। लेकिन कश्मीर में वो बहुत ही कठोर रुख हमेशा अपना है। आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट, लेकिन सिंह साहब, जिस तरीके के दबाव में नवाज शरीफ आज की राजनीति कर रहे हैं, पनामा पेपर लीक्स में उनका नाम है, उनके ऊपर बहुत से प्रेशर से इंटरनली, आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो बोल रहे हैं वो अपनी भाषा बोल रहे हैं? मैं कल जब ये उनका स्पीच हो रहा था, मैं किसी टेलीविज़न चैनल पे था जी, और मैंने उस समय ये बात कही थी सारी स्पीच सुनने के बाद कि ऐसा लग रहा था कि जो 25% जो उनका स्पीच था
जो कि स्टेट्समैन वाला, जहाँ पर इन्वायरमेंट और क्या क्या उन्होंने बोला, वो किसी अहमदिया इंटेलेक्चुअल ने शायद लिखा था। क्योंकि अहमदिया होते हैं इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन इनको वो, क्योंकि वो जिहादी नहीं प्रोड्यूस करते तो उनको इस्लाम से निकाल दिया गया है। तो वो 25% किसी अहमदिया इंटेलेक्चुअल के द्वारा लिखा गया था और 75% राहिल शरीफ ने यहाँ से भेजा था उनको, ऐसा उनके पूरे स्पीच से लग रहा था। देखिए साहब, उस आदमी के स्पीच के पहले एक माइनर होप था कि शायद कुछ टोन में कुछ वो कड़वाहट जो है वो कर लें, प्लेकेट करें वर्ल्ड कम्युनिटी को। लेकिन उन्होंने तो एक बहुत अजीब ही बेलिजरेंट पोस्चर अख्तियार किया, और केवल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, उन्होंने तालिबान को ओपनली बैक किया, ओपनली खुल के बोला। वो तो वर्ल्ड कम्युनिटी को सिखाने लगे कि दहशतगर्दी को कैसे डील करना है, कलेक्टिविज्म में होना चाहिए और यूनिलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उनके स्पीच के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान के बिहेवियर में और उनके प्रॉक्सी वॉर के फिलॉसफी में कोई चेंज नहीं है। जयवीर शेरगिल, मैं आपका कमेंट लेता हूँ। जफर इस्लाम, लास्ट में आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि आप सरकार की तरफ से हैं, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जयवीर शेरगिल, कांग्रेस ने बड़ा सुबह से ही इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जो नवाज शरीफ का आपका प्रवचन हुआ उसकी बख्शिया उधेड़ी। कांग्रेस के तमाम नेता खुलकर सामने आए और पाकिस्तान के खिलाफ जितना बोल सकते थे, जितना उसको आईना दिखा सकते थे, आपने दिखाया। अब क्या उम्मीद करते हैं आप सुषमा स्वराज से 26 तारीख को? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको नवाज शरीफ की जो बयान दिया है उससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, और अब बार बार ये संदेश के लिए, पाकिस्तान एक 3D मुल्क है, ढीठ, डरपोक और दोगला। वो उनकी चमड़ी मोटी हो चुकी है। जिस मुल्क को अपने 300 बच्चे पेशावर में उन्होंने आतंकवादियों को गवा दिए, अब भी उनको ये समझ नहीं आ रहा, आतंकवाद उनको अजगर की तरह निकल रहा है। मैं नहीं जानता उनको कब समझ आएगा। मुझे सुमित जी, उनके भाषण से ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ को गर्व है कि उनका देश आतंकवादियों का एक अड्डा है, एक गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं आप कह रहे, आपने शो से पहले कहा कि आर्मी के कठपुतले, मैं तो मानता हूं ऐसे लग रहा था प्रधानमंत्री नहीं, आतंकवादियों का प्रवक्ता बोल रहा है कि सैयद हफीज सैयद को यह लग रहा है कि मेरी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाए, तो आतंकवादियों ने अपना प्रवक्ता नवाज शरीफ के रूप में वहां बैठा दिया। और मैं नवाज शरीफ से जानना चाहता हूं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर की तरह बोल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स और ईयू ने और हिंदुस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है, और उसके बावजूद करते हैं। और एक बात और साफ कर दी है, जो हमारे जो दोस्त हैं, चाहे यूएस है, रूस है, ब्रिटेन है, उनको समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंक से लगाव है, अमन से लगाव नहीं है। और केवल कागज पे निंदा करने से अब काम नहीं चलेगा। कोई लेबल या लपेटन लगा दिए टेरर स्टेट से, उससे भी काम नहीं चलेगा। जब तक आर्थिक तौर पे इनको इनका गला घोट नहीं दिया जाएगा, अपनी एड्स नहीं बंद कर दी जाएंगी, तब तक ये सबक नहीं सीख। जफर इस्लाम, ये सवाल मैं आप पे टॉस करता हूं। सुषमा स्वराज पे अब बहुत उम्मीदें हैं हिंदुस्तानियों को कि 2 दिन बाद 26 तारीख को जब उनका भाषण होना है, तब भारत क्या बोलने वाला है, क्या स्टैंड होने वाला है, कैसे हम पाकिस्तान को और नवाज शरीफ को झूठ उनका की कलई खोलने वाले हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कि उन्होंने खुद अपने तस्लीम किया अपने भाषण के द्वारा कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है और भारत के लिए वो एक ऐसा देश है जो कि बराबर तकलीफ में भारत को रखता है। देखिए, उन्होंने जैसे बुरहान वानी को एक यूथ आइकन की तरह पेश किया और एक हीरो की तरह पेश कर गया, उन्होंने उसी वक्त जो भी उनकी क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की अगर थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी जो रखी जा सकती थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, उस प्लेटफॉर्म पे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और साफ साफ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता रहेगा। ये उसकी स्टेट पॉलिसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। और दुनिया के हर कंट्री ने, जो ग्लोबल कम्युनिटी ने इसकी निंदा की है और भारत के साथ आज खड़ा देखा रहा। और देखिए, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान अलग थलग महसूस करने लगा है। जो भारत के प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही हैं, जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले 2 सालों में, उसका साफ साफ असर दिख रहा था। जबकि वो डेस्परेट दिख रहे थे इसके पूरे स्पीच में, नर्वस दिख रहे थे और फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे कि वो पाकिस्तान कितने तकलीफ में है। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज आइसोलेटेड है, लेकिन ये आइसोलेशन
सिर्फ काम नहीं करेगा। जैसा आज मैं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सहमत हूं कि उनको आर्थिक रूप से भी उसी तरह से करना पड़ेगा, गले घोट करने पड़ेंगे। और वो आपको ये आने वाले दिनों में दिखेगा कि हमारी पॉलिसी जो नीति है वो उसको साफ साफ कूटनीति ऐसी रहेगी कि पाकिस्तान को कांग्रेस और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हर दिन खून के आंसू पैनल पे खून के आंसू पीने पड़ेगा। दूसरी बात, भाषा में बात करें, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा जफर साहब, थोड़ा सा दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं। आप जो पूछा सवाल, आपने पूछा कि 10 सेकंड में कि 26 तारीख को आप जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो स्पीच देंगी उसमें पाकिस्तान के बिल्कुल जो उनके जो आप अब तक जो बिखरे हुए नहीं दिख रहे पाकिस्तान, जरा सा भी दिख रहा, बिखरता हुआ दिखेगा पाकिस्तान, इसलिए कि बिल्कुल उनके हर जो झूठ है उसको पर्दाफाश करेंगे। मैं अगले झूठ की तरफ आगे बढ़ता हूं। इस शो के दौरान मुझे एक झूठ की बखिया उधेड़नी है। बुरहान वानी का हमने दिखाया कि कैसे वो शांति दूत बोलते हैं उस व्यक्ति को जो AK-56 की साय में खड़ा होकर खुद पब्लिक को मारने की बातें करता है। ये पाकिस्तान का शांति दूत है। अगले झूठ की ओर आगे बढ़ता हूं और इसी बात से आगे लेके जाता हूं जो जफर इस्लाम साहब कह रहे थे। क्या नवाज शरीफ दुनिया को मूर्ख समझते हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर समझदार इंसान वही है? सवाल यह है कि जब वो संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे थे तो आखिर उन्होंने बुरहान का उस वीडियो का जिक्र क्यों नहीं किया जो IBN-7 के पास है, जो पूरी दुनिया देख चुकी है कि बुरहान वानी कैसा शख्स था? उन्होंने दुनिया को यह क्यों नहीं बताया कि बुरहान वानी पर एक नहीं 2 पुलिस वालों की, जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों की हत्या का इल्जाम था? ये सब चीजें वो दबा गए। उनको लगा कि वो दुनिया को बरगला लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो क्यों नहीं ये बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बुरहान की तरह युवा नेता बने? क्या वाकई में ये सच है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का घर घर में बुरहान वानी पैदा हो और अपने लोगों को उड़ाता फिरे? संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ एक के बाद एक कई झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है। पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सच्चाई यह है कि इससे बड़ा झूठ आज की तारीख में कुछ हो ही नहीं सकता। 1947 जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 से लेके आज 22 सितंबर 2016 तक, इस इतने सालों के दरमियान एक बार भी पाकिस्तान की तरफ से शांति की एक रत्ती भी कोशिश नहीं की गई है। जो भी कोशिशें हुई हिंदुस्तान की तरफ से हुई। अलग बात है कि हर बार हमको हमारी पीठ पर छुरा खाना पड़ा। देखते हैं पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश। Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. आज की तारीख में पाकिस्तान का इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि वो भारत के साथ शांति चाहता है। असल में तो ये भारत है जिसने पाकिस्तान के साथ शांति का हर तरीका खोजा। पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया, उनसे दोस्ती की पहल की, लेकिन उसी के चंद दिन बाद पाकिस्तान ने दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुला लिया। पीएम मोदी तमाम आलोचना को दरकिनार करते हुए नवाज से मिलने लाहौर पहुंच गए, उनके पारिवारिक समारोह में शामिल हुए। लेकिन महज 6 दिन बाद ही जैश के पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। नेपाल में नवाज से बातचीत हो, उफा में उनके साथ बातचीत हो, पाकिस्तान जाते ही नवाज हर बात से पलट गए। भारत ने पाकिस्तान के जांच दल को पठानकोट तक बुला लिया, लेकिन वो भी पाकिस्तान जाते ही पलट गए। हर बार पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया। नवाज संयुक्त राष्ट्र में कह रहे हैं कि भारत शर्तें थोप रहा है, लेकिन सुनिए जरा क्या शर्त है। वो शर्त सिर्फ इतनी है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत होगी तो बात आतंकवाद पर भी होगी। लेकिन क्या इस शर्त को ठुकरा कर नवाज आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ नहीं दे रहे? Pakistan's hand has been seen in a number of terror attacks all around the world, including the most recent one in New York. So we hope that increasingly the international community will continue to see the validity of ensuring that Pakistan is made to stop its state sponsorship of terrorism. हम संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली में नवाज शरीफ की तरफ से बोले गए हर झूठ का यहां पर पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्हीं की बातों को सुनाकर, उन्हीं के
कर्मों को दिखाकर कि कैसे आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं, कैसे आप पलट जाते हैं बातों से, कैसे आप अपना इतिहास भूल जाते हैं। नवाज के बयानों का पोस्टमार्टम लगातार IBN 7 पर चल रहा है। दुनिया ने नवाज शरीफ की बातों पर कितना भरोसा किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी बातें कितनी झूठी हैं। सुनिए उनका एक और झूठ। This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets. संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में नवाज झूठ का पुलिंदा हाथों में लिए खड़े थे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने कश्मीर को जन्नत से दोजख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के बल पर कश्मीर के नौजवानों को नवाज और उनकी फौज आतंकी और पत्थरबाज बनाने पर तुली है। कश्मीर में मानवाधिकार की बात करते हुए नवाज ये भूल जाते हैं कि अपने ही फाटा इलाके में उनकी फौज ने 4000 से ज्यादा लोगों को महज 2 साल में इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो बुरहान की तरह आतंकवादी थे। बलूचिस्तान में उनकी फौज इसलिए कहर ढाती है क्योंकि बलोच लोग आजादी चाहते हैं। हजारों बलोच लापता हैं। ग्वादर में चीन के साथ पोर्ट बनाने के जुनून में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में महिलाओं बच्चों तक को कत्ल कर दिया। पाक फौज ने बलूचिस्तान को ऐसा टापू बना दिया है जहां दुनिया के लिए दरवाजे बंद हैं। नवाज भूल जाते हैं गुलाम कश्मीर में जमहूरियत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फौज की हुकूमत चलती है। नवाज ये भी भूल जाते हैं कि उनके आस्तीन में मसूद अजहर, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन जैसे दर्जनों आतंकी और उनके संगठन हैं जो दूसरे देशों में कत्लेआम करने से नहीं चूकते। वो तो मुखोटा है नवाज शरीफ, कठपुतली हैं। उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे और वो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की ISI। कश्मीर में भारतीय सेना को जब वो कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में पैलेट गन्स का भी नाम ले लिया। उनको ये याद दिलाना चाहता हूं मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को कि पैलेट गन से जान नहीं जाती है। पैलेट गन आपको नुकसान पहुंचा सकती है शारीरिक तौर पर, लेकिन जो काम पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान में, वो आपको पता होना चाहिए। सरेआम टैंक से कुचल दिया जाता है, लोगों को जिंदा दफना दिया जाता है, लैंडमाइंस बिछाई गई हैं अपने लोगों को काम ना कर पाए, रास्ते पे ना आए तो उनको उड़ा दिया जा रहा है। ये खुद पाकिस्तान की आर्मी करती है बलूचिस्तान के इलाके में। इसीलिए तमाम बलूच लोग पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, और अब कुछ लोग तो हिंदुस्तान में बाकायदा औपचारिक तौर पर पॉलिटिकल असाइलम की बात कर रहे हैं कि हमको अपने घर में जगह दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह सब बताना नवाज शरीफ भूल गए संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में, जहां पर उनका एक तरफा प्रवचन चल रहा था। अरविंद सिंह साहब, नवाज शरीफ के एक से बढ़कर एक झूठ। आपको लगता है कि सुषमा जी का जो भाषण होगा उसमें इन तमाम चीजों को जो वो गोल कर गए, जो वो छुपा गए, वो भारत को अंडरलाइन करनी चाहिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए? बिल्कुल। जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है तो ये दुनिया कुमार को उन्होंने कल अपने भाषण में ज़रबे अज़्ब का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि ये सबसे लंबी और सबसे सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुई है, और इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में मीडिया एक्सेस नहीं है। क्या हो रहा है कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। एक अमेरिकी लेखिका जो है उन्होंने इसको ज़रबे बकवास भी कहा है। और इस ज़रबे अज़्म में फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का इस्तेमाल किया गया है, कुछ इलाकों में रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, और बलूचिस्तान में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कई बार, 4 बार बड़े बड़े इंसर्जेंसी हुए वहाँ इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी इंसर्जेंसी के खिलाफ, इंसर्जेंट्स के खिलाफ फाइटर एयरक्राफ्ट और टैंक्स नहीं इस्तेमाल किए हैं। तो ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि
आपने एक बहुत अहम बात जब वो कश्मीर की उठाते हैं, देखिए जो वहाँ पर पूरी जिहादी मशीनरी जो है पाकिस्तान की, वो एक रिलीजियस क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो जिहादी पैदा होते हैं, और जिहादी कहाँ से पैदा होते हैं? पंजाब से और उस इलाके से, कुछ पश्तून के इलाके से। सिंध से एक भी जिहादी पैदा नहीं होता, आपके बलूचिस्तान से एक भी जिहादी नहीं निकलता है, आपके गिलगिट बल्टिस्तान से एक भी जिहादी नहीं निकलता है, आपके पीओ के जो जिसको ये जो छोटा सा टेल जिसको ये बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, वहाँ से कोई जिहादी नहीं पैदा होता है। तो आप बताओ कि जब 60 to 65% कंट्री से जिहादी नहीं पैदा हो रहे हैं और बाकियों उनको इसलिए तंग किया जा रहा है कि आप असली मुसलमान नहीं हो, आप जिहादी नहीं पैदा कर रहे हो, तो इन इलाकों का पाकिस्तान के साथ रहने का क्या औचित्य हो जाता है? राइट। और शायद इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है भारत को। संयुक्त राष्ट्र में जब सुषमा स्वराज बोलेंगी, मैं ये सवाल आपकी और पता नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन ये चीज हमको यूएन में उठाना चाहिए। बिल्कुल कि भाई आप किसी प्रांत को जैसे बलूचिस्तान को क्यों पनिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो जिहादी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए? काटजू साहब, आप इस पे एग्री करेंगे जो सिंह साहब बोल रहे हैं? काटजू साहब, देखिए, हमें वहां पर बहुत सतर्कता के साथ और गंभीरता के साथ अपनी बातें रखनी, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा मंच है। जी हाँ। और भारत का स्तर पाकिस्तान के स्तर से बहुत ऊंचा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ झूठ पर झूठ बोले हैं, जैसे आपने कहा है। हमने कभी भी पाकिस्तान से बातचीत करने को मना नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा कि आतंकवाद बंद करो, हम बातचीत करेंगे। उसमें भी हमने ढील दी, मोदी जी ने तो उसमें भी ढील दी, और जो ऊफा की जॉइंट स्टेटमेंट थी उसकी जो लाल रेखाएं थी उनको धूमिल किया गया, ये भी उनकी मोदी जी की चेष्टा हुई, लेकिन पाकिस्तान तो ने ये बात सब ठुकरा दी। तो ये तो झूठ दुनिया को मालूम है, बुरहान वानी के बारे में दुनिया को मालूम है। जो कश्मीर में पाकिस्तान जो इनकरेज कर रहा है आतंकवाद, जो कि सब पाकिस्तान का कराया है, कोई इंडिजिनस अपराइजिंग नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी दुनिया जानती है। तो लेकिन जो जिस तरह हमारे विदेश मंत्री अपनी बात रखेंगी, वो उसी तरह रखें जैसे प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान के बारे में कहा। उन्होंने बलूचिस्तान को मानव अधिकार की दृष्टि से बताया। जो गिलगिट और बल्तिस्तान और पीओके का इलाका जो है वो हमारा इलाका है, बलूचिस्तान हमारा नहीं है। लेकिन ये जरूर हमें उजागर करना चाहिए कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बलूचिस्तान में मानव अधिकार की दृष्टि से इतना खराब है कि उसको कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी और मुल्क के मानव अधिकार के रिकॉर्ड के बारे में बोले। और दुनिया का भारत का मानव अधिकार रिकॉर्ड इतना अच्छा है, वो दुनिया को मालूम है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं सुमित जी, अगर आप इजाजत दें। वो बात ये है कि पाकिस्तान भारत को दुश्मन समझता है और पाकिस्तान की सेना दुश्मन समझती है। और अगर आप पाकिस्तान के जो राजनीतिक वर्ग है उनको भी विश्लेषण ठीक से करें तो कई हद तक वो भी भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, और वो भारत के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि एक दुश्मन के साथ एक देश करता है। हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें तो मुश्किल हमारे सामने ये है कि हमारा राजनीतिक वर्ग पाकिस्तान को अभी भी दुश्मन नहीं समझना चाहता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान से जो एक आतंकवाद की चुनौती है उसको सामरिक चुनौती नहीं समझकर राजनीतिक तरीके से उसका हल निकालना चाहता है। बिल्कुल। इसमें पूरा राजनीतिक वर्ग इन्वॉल्व है। जब तक हम ये अपनी दृष्टि नहीं बदलेंगे, ये बुनियादी दृष्टि नहीं बदलेंगे, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं विवेक सर। दुश्मन तो खंजर भोगता ही है। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, हालांकि मुझे अगले झूठ की तरफ जाना था, लेकिन क्योंकि आपने राजनीतिक वर्ग की बात की है, एक एक रिएक्शन जरूर लूंगा। जफर इस्लाम और जयवीर शेरगिल, आपसे बड़ी दो पार्टियां कोई नहीं है। आप दोनों मिलकर अगर तय कर लें तो पाकिस्तान के बारे में नीति और नीतिगत फैसले भी लिए जा सकते हैं कि कैसे
जो विवेक काजू साहब कह रहे हैं कि क्या उस पर अमल किया जा सकता है? जफर इस्लाम, पहले आप, क्या ये इनिशिएटिव लेगी सरकार? राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएगी कि मान लें पाकिस्तान दुश्मन है, था और रहेगा, और उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए? देखिए सुमित जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो 26 तारीख को सुषमा जी का जो स्पीच होगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को बलूचिस्तान के बारे में बात की, तो उससे पहले हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल किस तरह का ह्यूमन राइट वायोलेशन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उसके बारे में वाकिफ नहीं था, और ना के दुनिया के किसी और लोगों को मालूम था, सिवाय पाकिस्तान के बाहर किसी को मालूम नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया तो पूरी दुनिया और खास के जो विक्टिम है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के बलूचिस्तानी, उन्होंने इसका खैर मकदम किया। मुझे लगता है कि ये आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं होगा प्रधानमंत्री का जो ये जिक्र करना 15 तारीख को, ये आइसोलेशन में नहीं होगा। जाहिर है इस चीज को बारे में हम और प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, लेकिन हमारा देखिए सबसे बड़ा फर्क है, हम एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, ना कि पाकिस्तान की तरह जो डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो टेरर क्रेजी है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैं टेररिज्म क्रेजी और डेमोक्रेसी में फर्क उनको पता चलता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के साथ जरूर है जिसके साथ ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। बलूचिस्तान के 5000 ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, मैं उसको काउंटर भी नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, आप जो नहीं दे रहे हैं। जफर इस्लाम, जयवीर शर्गील, दोनों से साझा सवाल है, क्या टेरर स्टेट मान लिया जाए, क्या पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क मान लिया जाए? जयवीर शर्गील, चलिए आप बोलिए, पहले आप बोलना चाह रहे हैं। सुमित जी 100%, और आपकी बात कर लेता हूं, जब पाकिस्तान की बात आई है, अगर आप अटल बिहारी जी की स्पीच 19 दिसंबर 2001 की पढ़ लें और मनमोहन सिंह जी की 11 दिसंबर 2008 की, दोनों ने एक ही स्वर में एक ही बात बोली कि हमारे को कोई डरा नहीं सकता और पाकिस्तान हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी ना समझे। तो जब पाकिस्तान की बात आती है, हर राजनीतिक दल एक है, एक होना चाहिए, पहला। दूसरा, अब सुषमा जी को क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान का सच हर देश जानता है, उनके आतंक के अड्डे ने हर देश को डसा हुआ है। जो नूरस्तान, कनूर और नयागढ़ प्रोविंस है अफगान की, वहां पे नेटो के गढ़ पे हमला किया था हकानी नेटवर्क ने, और यूएस इंटेलिजेंस ने इसकी खबर दी थी। हिंदुस्तान के काबुल, हमारी एम्बेसी में काबुल पे हमला हुआ, यूएस इंटेलिजेंस ने हमें खबर दी। तो पाकिस्तान का सच याद करवाना चाहिए सुषमा जी को। अब लड़ाई है कि आतंकवाद का डेफिनेशन सबके लिए एक होनी चाहिए। हम एक तरफ से पैसा नहीं दे सकते और दूसरी तरफ से एक दूसरा से निंदा करना बंद कीजिए, केवल इनकी जड़ें काटिए। वो याद कराना पड़ेगा कि आईएसआई पाकिस्तान अब उनको एनजीओ का दर्जा देने वाला है, अब यही कसर बची है। वो हो गया तो ये आतंकवाद की लड़ाई हम सबको निकल जाएगी। सब देशों को ये याद कराना पड़ेगा क्या भारी कीमत हम चुका रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा अगले झूठ की तरफ, क्योंकि फिर उसके बाद भी रिएक्शंस आप लोगों के लेने हैं, लेकिन ये चीज आगे बढ़ने के पहले मैं जरूर कहूंगा कि सुषमा जी को अपने भाषण में हाफिज सईद कैसे खुलेआम घूमता है, सैयद सलाउद्दीन कैसे खुलेआम भारत को गालियां देता है, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर कैसे भारत के खिलाफ आग उगलता है, क्या क्या बातें बोलता है, ये तमाम चीजों को दुनिया के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान की सरपरस्ती में ये लोग पल पोस रहे हैं। और ये लोग भूल गए, नवाज शरीफ बुरहान वानी को तो याद रखते हैं, ये भूल गए अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था। आज की तारीख में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के पास जिंदा हैं, जो सबूत हैं पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, पाकिस्तान की सेना की तरफ से ट्रेन किए गए, जो भारत दुनिया को दिखा सकता है, बता सकता है और एहसास करा सकता है कि ये देश सिर्फ आतंकवादी पैदा कर सकता है, ये सत्या नडेला पैदा नहीं कर सकता है। ये वो मुल्क नहीं है जहां पर हिंदुस्तान के लोग जाकर दुनिया में परचम लहरा अपने ज्ञान का, और ये सिर्फ आतंक का परचम लहरा सकते हैं, ये वो मुल्क है। आगे बढ़ता हूं, एक चीज की बात बार बार होती है और अक्सर होती है जब हम डिबेट करते हैं, पाकिस्तानी मेहमान के बार बार कहते हैं कि जनमत संग्रह करा लीजिए, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। भारत उससे मुकर गया है, उसका सच भी आज आप जान लीजिए कि जनमत संग्रह को लेकर पाकिस्तान दरअसल क्यों बार बार भारत को यह दिखा के डराने की कोशिश करता है। भारत को डरने की कतई जरूरत नहीं है, अगर कोई गलती कर रहा है तो वो खुद पाकिस्तान कर रहा है। जनमत संग्रह के बारे में नवाज शरीफ के जो झूठ का पर्दाफाश अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं। आप एक बार पहले उनका भाषण सुनिए और फिर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां भी वो 70 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। सुनिए। The men
women and children come out each day defying curfew to demand freedom. Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. Their struggle is a legitimate one for liberation from alien occupation. प्लेबिसिट की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ बातें और कुछ इतिहास पाकिस्तान को और पाकिस्तान के चाहने वालों को याद दिलाना यहाँ पे जरूर चाहूंगा। नवाज शरीफ या तो संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में सब कुछ भूल गए थे, उनकी याददाश्त खो चुकी थी, या फिर वो भूलने का नाटक कर रहे थे। ये सच है कि कश्मीर मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत गया था। यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात भी की गई थी, लेकिन सच ये भी है कि इसके लिए एक शर्त रखी गई थी जो पाकिस्तान हमेशा छुपा लेता है। वो शर्त पाकिस्तान आज तक पूरी नहीं कर पाया है। ग्राफिक्स के जरिए ये आधिकारिक रिकॉर्ड है। 21 अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आया था। उसके आर्टिकल 1A और 1B के मुताबिक किसी भी जनमत संग्रह से पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी फौज और कबीलियाई लड़ाके जो थे उनको वहां से हटाना था। यह पाकिस्तान के लिए कंडीशन रखी गई थी और यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाने में मदद करेगा कि वहां जो लोग रहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो लोग खुलकर बगैर किसी दबाव में, बगैर किसी पाकिस्तान के आक्रामक रुख के दबाव के डरे मत दे सके, अपना जनमत बनवा सके। पाकिस्तान आज तक ये शर्त पूरी नहीं कर पाया है और ये साफ था कि जब ये शर्त पाकिस्तान पूरी कर लेगा तब भारत धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से अपनी फौज हटाएगा। लेकिन भारत को इस बात की इजाजत दी गई है इस प्रस्ताव में कि वो राज्य के अंदरूनी और बाहरी खतरे से बचने के लिए कम से कम फौज को वहां पर बना रख सकता है। इसके बाद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर यानी पूरे जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा भी है, जो कि अब पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया हिस्सा भी है, उसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसमें गिलगिट का इलाका है, बाल्टिस्तान का इलाका है, वो तमाम इलाके भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान बीते 70 सालों में अपनी जमीन पर कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाया कि वहां के लोगों को बगैर डरे वोट डालने का अधिकार हो। अभी हाल ही में चुनाव हुए, बरगलाया गया, गलत तरीके से वोट पड़वाए गए और फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलकर किस तरीके से वहां प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान की आजादी के नारे लगे, वो भी हमने आपको IBN 7 पर दिखाए थे। मैं सबका एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा इस बात पे। संयुक्त राष्ट्र की शर्तों के मुताबिक जयवीर शिरगिल, क्या भारत को कभी भी जनमत संग्रह की बात को लेकर पाकिस्तान को दबाव नहीं डालना चाहिए कि हम प्लेबिसिट करने को तैयार हैं, पहले आप भी तो खाली करिए अपना इलाका? वो एक सलाह देना चाहता हूं नवाज शरीफ जी को, कल को अपने ही देश में अगर जनमत संग्रह करा दें तो मुझे लगता है उनकी आवाम सरकार को भी मुक्त कर देगी और वहां की आर्मी को भी मुक्त कर देगी। भूखमरी, गरीबी और जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अड्डा है पाकिस्तान। बोलना नहीं चाहता, हर कोई पाकिस्तान से सरहद पार आता है हिंदुस्तान काम मांगने और काम ढूंढने, और ये हमारा बड़प्पन है, हम उनको काम देते भी हैं। और चलिए इस पे मैं कहने, दूसरी बात, प्लेबिसाइड से किस बात का? पाकिस्तान है कौन? हम, कश्मीर हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, वहां के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ना तो हमें किसी की सलाह देने की, ना कोई आश्वासन, ना कोई ये बार्टर सिस्टम नहीं है, वो ये करें तो हम ये करेंगे। कश्मीर हमारे साथ ही रहेगा। पाकिस्तान को अपनी चिंता करनी चाहिए, कब तक उनकी जनता उनका भार ढोएगी तभी। सुमित जी, ये जो कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोगी फेंकी जाती है, इसलिए फेंकी जाती है क्योंकि अपनी आवाम को गुमराह करने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसे हेंटने का एक जरिया बन गया है। पाकिस्तान को आतंकवाद की लत लग गई है क्योंकि केवल एक ही जरिया बचा है पाकिस्तान को पैसे कमाने का, और वो है आतंकवाद। विवेक काटजू साहब, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा डिबेट में, क्योंकि उस भाषण में नवाज शरीफ ने कश्मीरी युवाओं का जिक्र किया और कहा कि कश्मीर में एक नई पौध आ गई है जो वहां पे आजादी की बात कर रही है। उसको आप किस तरीके से देखते हो? उसको किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है? देखिए, कश्मीर का जो युवा वर्ग है उसको पाकिस्तान वर्गला रहा है, और जो एक इस्लामी दुनिया में एक लहर फैल रही है उसके जरिए उसको वो वर्गला रहा है। वहाँ के जो आतंकी संगठन हैं वो ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस
वहाँ के कश्मीर के युवकों को जो कश्मीरियत की एक जो कल्चर था उनका, उससे हटाया जा रहा है। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जो आपने प्लेबिसाइट की बात करी, उस पर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, 19 एक तो पाकिस्तान ने कभी शर्तें मानी ही नहीं, जो कि आपने बताया। दूसरा, 1957 के बाद से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी भी कश्मीर का मामला उठा ही नहीं है। बिल्कुल। तो यानी अब 60 साल होने को आए, कोई देश नहीं चाहता है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करे। हद से हद वो कहते हैं कि भारत और कश्मीर वार्तालाप के जरिए इसको सुलझाएं। और शिमला समझौते के तहत 1972 में हमने और पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि ये मामला अब द्विपक्षीय रूप से बिल्कुल बातचीत के जरिए, शांतिपूर्ण जरिए हम इसको सुलझाएंगे। और क्या सुलझाएंगे, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करिए। हम ये सुलझाएंगे, जहां तक भारत का मानना है, कि पाकिस्तान के कब्जे में जो जमीन है वो पाकिस्तान कैसे वापस करे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस वक्तव्य का, बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो खाली इसी विषय पर होगी कि पाकिस्तान कैसे पीओके गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ेगा। अब इस पर हमें कायम रहना चाहिए। हम बहुत वक्तव्य देते हैं, हमारे नेता उससे हट जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार जो जो कह रही है उस पर वो कायम उतरेगी। राइट। एक कमेंट सिंह साहब मैं आपको लेना चाहूंगा। जी, काटजू साहब ने बहुत सही बात कही, और इसके पहले उन्होंने ये जो बात की थी कि हमारा जो अप्रोच रहा है पाकिस्तान को एनिमी मानने में, तो इस संदर्भ में पीओके के संदर्भ में देखिए, आपने सन 94 में यूनानिमसली पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया पीओके के बारे में कि वो हिस्सा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये केवल राजनीतिक पॉलिटिकल क्लास के बीच ही नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक टेरिटोरियल मेंटल फ्रीज की स्थिति में रहे। उन्होंने पीओके को फेट एकम्पली मान लिया था। बिल्कुल। गिलगिट बाल्टिस्तान को तो बिल्कुल ही फेट एकम्पली मान लिया था। और मैं बताऊं आपको, अगर तो कारगिल का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने इसको, ये जो हम अपने ही मेंटल टेरिटोरियल फ्रीज का हम शिकार हो गए थे। आप ये बताओ कि जब ये बातचीत होती थी, कम से कम हमको इतना तो इंसिस्ट करना था कि चलो कुछ बात कश्मीरी में भी हो जाए। राइट। आप कश्मीर की बात करते हो तो आप, हम इधर से कश्मीरी लेके जाते हैं, आपको एक कश्मीरी नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ खुद को कश्मीरी नहीं आती है, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये काटजू साहब ने सही बोला कि ये अब वक्त आ गया है, जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि बात होगी तो सिर्फ पीओके के बारे में होगी। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल है क्योंकि ये हमारा टेरिटरी से मैं एक वक्त की कमी है, क्विक कमेंट जरूर चाहूंगा जफर इस्लाम, इसके बाद आप सबको मैं थैंक यू बोलूंगा। जफर साहब, कुल मिलाकर माना जाए भारत के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को इन 70 सालों में पहली बार यह एहसास करा देने का कि तुम नहीं सुधर सकते, कुत्ते की दुम की तरह हो और आतंकवादी मुल्क थे, हो और रहोगे। जी बिल्कुल सुमित जी, जो हमारी कूटनीति है, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हम परसू कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी बार बार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट किया जाए ग्लोबल कम्युनिटी में, और हमें जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है ग्लोबल कम्युनिटी में, पार्टली बिकॉज ऑफ आवर ओन इनिशिएटिव और पार्टली बिकॉज ऑफ देयर मिसडीड्स, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान नापाक हरकतें बार बार कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को हर तरह से हिंदुस्तान में घुसपैठिए भेज रहा है, तो इस तरह से वो ये हो रहा है। लेकिन हम इस बार पाकिस्तान से जरूर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 चीजों पे, पीओके और टेररिज्म को खत्म करने पे। उसके अलावा हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान टेररिज्म को अगर गुड बाय करेगा तभी हमसे बात कर सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान से कोई डिस्कशन नहीं। इसी नोट पर मैं माफी चाहता हूँ, वक्त छोटा सा एक लाइन, एक पंक्ति बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के लोग अगर देख रहे हैं,
अगर ऐसे ही बैठे रहोगे आंखें मूंद कर बंद कमरे में तो कोई नई सुबह तुम्हारे घर कैसे आए। चलिए, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। मेहमान मेरे साथ नहीं होंगे, लेकिन हम आपकी राय जरूर दिखाने वाले। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं, हम तो पूछेंगे जारी है। दर्शकों की भी लगभग एक जैसी राय आ रही, बहुत से एसएमएस आए हैं, ट्वीट्स आए हैं। अभी हम सवालों के जवाब आपको दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल था कि क्या नवाज शरीफ के भाषण ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। हजारों की संख्या में जवाब आए और लगभग एक सुर में पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले IBN 7 के दर्शक ये कह रहे हैं कि हाँ, 98% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। कल के नवाज शरीफ के भाषण के बाद यह साबित हो गया। ट्विटर पर भी दुनिया भर के पोल के नतीजे 96% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। और जो कुछ कहा नवाज शरीफ ने, उन्होंने खुद अपनी और अपने मुल्क की कब्र खोद ली है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।